जुए वाली स्टूडेंट। मेधा 5वीं कक्षा की छात्रा थी। पढ़ने में काफी होनहार भी थी, लेकिन उसके बालों में बहुत जुएं थी, जिसके कारण क्लास की दूसरी छात्राएं और खुद टीचर भी उसका मजाक उड़ाते थे। मेधा को जुओं से कैसे छुटकारा मिला, जानने के लिए देखते हैं जुए वाली स्टूडेंट। क्लास की सारी बच्चियां क्लास टीचर से अपना होमवर्क चेक करा रही थी। जब टीचर ने सभी की कॉपियां चेक कर ली तो उन्होंने मेधा से पूछा, मेधा, क्या बात है, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है क्या? किया है मैडम। तो कॉपी चेक क्यों नहीं कराई? अभी लेकर आती हूँ मैडम। मेधा अपनी होमवर्क की कॉपी लेकर क्लास टीचर के पास आकर खड़ी हो गई और कॉपी उन्हें देते हुए बोली, ये लीजिए मैडम, मेरा होमवर्क चेक कर लीजिए। ओफो मेधा, एकदम मेरे पास हटकर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाओ या तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर लूंगी। मैं जब क्लास से बाहर चली जाऊं तब तुम अपनी कॉपी टेबल पर से उठा लेना। जी मैडम। मेधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मेधा को पता था कि यही होने वाला है, इसीलिए वो टीचर के पास अपनी कॉपी लेकर नहीं आ रही थी, क्योंकि रोज यही होता था। टीचर उसे अपने पास खड़ा भी नहीं होने देती थी। पूरी क्लास के सामने मेधा की खूब बेइज्जती होती थी। क्लास की सभी बच्चियां मेधा पर हंसने लगती थी। इन सब का कारण था मेधा के सर में जुओं का होना। मेधा के सर में बहुत जुएं थी। उसके बाल काफी घने थे, जिसके कारण दवाई लगाने के बाद भी जुएं खत्म ही नहीं होती थी। जुओं के कारण उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता था। मेधा क्लास में भी अकेले ही बैठती थी। उसके आसपास कोई फटकता भी नहीं था। इन सब से मेधा बहुत दुखी रहती थी। उस दिन भी वो रोते हुए घर पहुंची। अरे क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को, क्यों रो रही हो? मेधा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरे बालों में जुओं की वजह से आज भी टीचर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। टीचर मुझे अपने पास फटकने भी नहीं देती। क्लास की लड़कियां मुझसे बात नहीं करती हैं और मुझ पर हंसती हैं। माँ, ये जुए कब खत्म होगी? मेरे सिर में पूरे दिन बहुत खुजली होती है। सर खुजाती हूँ तो टीचर मुझे डांटती है। फिक्र मत करो मेधा, मैं तुम्हारे बालों में अच्छी से अच्छी दवाई लगाऊंगी, जिससे तुम्हारे सर की सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। तभी मेधा की दादी ने कहा, अरे आरती, इसके सर का मुंडन करवा दे। जब सर में बाल ही नहीं रहेंगे तो जुएं भी नहीं रहेंगी। मुंडन का नाम सुनते ही मेधा की रूह कांप गई। उसने सोचा कि जब अभी सारे लोग जुओं के कारण उसका इतना मजाक उड़ाते हैं, तो जब उसके सिर पर बाल ही नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? लेकिन दादी, मुझे मुंडन नहीं कराना है। मुंडन नहीं कराएगी तो अपने बालों में जुओं का पूरा मोहल्ला बसाएगी क्या? हमारे सिर में भी जुएं हो गए तो हम क्या करेंगे? लेकिन दादी, मुंडन हो गया तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? सर पर रुमाल बांधकर स्कूल जाना। मेधा ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई कि कहीं घर वाले उसके सर का मुंडन न करा दे। उस रात जब वो खाना खाकर सो गई तब उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसके सर का मुंडन हो गया है और उसके सिर पर अब एक भी बाल नहीं है। बिना बालों वाले सिर पर जब वो रुमाल बांधकर स्कूल पहुंची तब उसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां बहुत जोर जोर से हंस रही थी और उसे गंजी बोलकर चिढ़ा रहे थे। वो देखो, गंजी आ गई। अरे, अब तो शैम्पू और कंघी का भी खर्चा बच गया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सब हंसने लगे। ये सुनकर मेधा क्लासरूम से भागकर बाहर आ गई और रोने लगी। तभी उसकी नींद खुल गई। वो सच में जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ मेधा बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे गंजी नहीं होना है। मैंने सपने में देखा कि सभी लड़कियां मेरे गंजेपन का मजाक उड़ा रही थी। मेधा बेटी, तुम्हें कोई गंजा नहीं करेगा, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो और सो जाओ। लेकिन पापा, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। ये जुए बहुत परेशान करती है। मैं रात भर सिर खुजलाती रहती हूँ और सो नहीं पाती हूँ। नवीन और आरती मेधा के सर की जुओं को बहुत छोटी समस्या समझ रहे थे, लेकिन जुओं का असर मेधा की पढ़ाई पर पड़ने लगा था। जुओं के कारण उसके सिर में दर्द भी रहने लगा था और इसी कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। धीरे धीरे मेधा पढ़ाई में दूसरे बच्चों से पिछड़ती चली गई। मेधा, क्या बात है, तुमने आज अपने होमवर्क की कॉपी नहीं दिखाई? अभी दिखाती हूँ मैडम। मेधा अपने होमवर्क की कॉपी लेकर टीचर के पास आती है।
ठीक है, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। मेधा के जाने के बाद टीचर ने उसकी कॉपी खोलकर देखी तो मेधा ने होमवर्क पूरा नहीं किया था। क्या बात है मेधा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? वो मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है तुम्हें? मैडम, जुओं के कारण मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। तो अपने इन जुओं का इलाज करवाओ ना। देखो मेधा, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हारे सिर की जुएं तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आइंदा मुझे ऐसे एक्सक्यूज मत देना। कल होमवर्क पूरा करके स्कूल आना। मेधा को पूरी क्लास के सामने फटकार पड़ रही थी और सारे बच्चे मेधा को ही देख रहे थे। कोई उससे बात तो करता नहीं था। धीरे धीरे सबने उसका बायकॉट कर दिया था। बेचारी मेधा शाम को जब घर आई तब उसने आरती से सारी बात बताई। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे सर में जुएं वाली शैम्पू लगाती हूँ। तेरे पापा कल ही बाजार से लाए हैं, देखना सारे जुएं छू मंतर हो जाएंगी। आरती मेधा के बालों को जुएं वाली शैम्पू से धो देती है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों इंग्लिश की बुक निकाल लो और आज हम बैम्बू करी स्टोरी पढ़ेंगे। टीचर ने मेधा को पुकारा। मेधा। जी मैडम। अपनी इंग्लिश की बुक लेकर यहाँ आओ और बैम्बू करी स्टोरी की रीडिंग लगाओ। मेधा अपनी इंग्लिश की बुक लेकर टीचर के पास आ जाती है। ओफो, मुझसे दूर खड़ी रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेधा को टीचर के मुंह से ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इंग्लिश की बुक खोलकर बैम्बू करी चैप्टर की रीडिंग लगाने लगी। मेधा, कठिन शब्दों की स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाओ, जैसे बैम्बू, करी और ग्रूम की स्पेलिंग। जी मैडम। मेधा कठिन शब्दों की स्पेलिंग लिखने के लिए जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती है, वैसे ही सबसे आगे बेंच पर बैठी लड़कियों ने देखा कि मेधा की चोटी पर ढेर सारी जुएं चल रही थी। वो लड़कियां अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। सुमन, ज्योति, क्या बात है? तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? सॉरी मैडम। व्हाट सॉरी मैडम? ये बताओ कि क्यों हंस रहे थे तुम लोग? मैडम, मेधा की चोटी पर मोटी मोटी जुएं चल रही थी, हम उसे ही देखकर हंस रहे थे। सुमन की ये बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगा। मेधा, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मेधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन अपनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे मेधा पढ़ाई में बहुत पिछड़ती चली गई। अपनी जुओं के कारण वो बेहद शर्मीली हो गई। उसे टीचर से कुछ पूछने में भी झिझक महसूस होने लगी। इस तरह से 1 साल गुजर गया। वार्षिक परीक्षा का वक्त भी आ गया। मेधा ने परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की, लेकिन उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त उसका सिर खुजलाने में बीत जाता था। नतीजा ये हुआ कि मेधा वार्षिक परीक्षा में फेल हो गई। क्लास टीचर पूरी क्लास में रिपोर्ट कार्ड बांट रही थी। मेधा। जी मैडम। पूरी क्लास में सिर्फ तुम ही ऐसी लड़की हो जो फेल हुई है। ये सुनकर तो मेधा के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। मेधा मन ही मन सोचने लगी, अब तो मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। ये सोचकर मेधा फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर टीचर को उस पर दया आ गई और उसने मेधा को समझाते हुए कहा, मेधा रो मत, इस साल पास नहीं हुई तो क्या हुआ, अगले साल पास हो जाओगी। मेधा रोते हुए बोली, नहीं मैडम, अगर मेरे सिर से जुएं नहीं गई तो मैं कभी पास नहीं होगी। टीचर समझ गई कि मेधा की सारी परेशानी उसकी जुएं ही है। मेधा, तुम अभी घर जाओ और कल मम्मी और पापा को साथ लेकर मेरे पास आना। मैं उन्हें समझा दूंगी और ये रिपोर्ट कार्ड भी मैं उन्हें ही दूंगी। मेधा उस दिन घर आ गई। मेधा बेटी, आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या रहा? तू पास तो हो गई ना? माँ, रिपोर्ट कार्ड कल आएगा। टीचर ने आपको और पापा को कल स्कूल बुलाया है। मैम ने कहा है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड वो आप दोनों को ही देंगी। ठीक है। दूसरे दिन मेधा के माता पिता उसके साथ स्कूल गए। स्कूल में, देखिए आरती जी, आपकी बेटी मेधा बहुत मेधावी छात्रा है, लेकिन उसकी पढ़ाई के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो क्या मैम जी? जुएं। उसके बालों में इतनी जुएं हैं कि मेधा पढ़ाई कर ही नहीं पाती है। वो सारा समय अपना सर खुजलाती रहती है, जिस कारण उसके सिर में दर्द रहता है और इन सब का बुरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है, जिसके कारण मेधा फेल हो गई है। क्या मेधा फेल हो गई है? हाँ, लेकिन इसमें मेधा की कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने उसके बालों की जुओं को सीरियसली नहीं लिया। जल्द से जल्द इन जुओं का इलाज करवाइए। आप ठीक कह रही हैं मैडम, दरअसल गलती हमारी ही है। मैं आज ही मेधा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
स्कूल से निकलकर नवीन और आरती उसी समय मेधा को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आप बहुत सही समय पर आए हैं। जुओं के कारण बच्ची के सिर के स्कल में इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक दवाई और एक शैम्पू दे रहा हूँ। इस दवाई को सिर में लगाकर आधा घंटा रखना है और फिर इस शैम्पू से बाल धो लेना है। ऐसा सप्ताह में 3 बार करना है। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट साफ नजर आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। वो तीनों घर आ जाते हैं। दूसरे दिन आरती ने मेधा के सिर पर दवाई लगाई और आधे घंटे बाद उसी शैम्पू से उसके बाल धो दिए। आरती ने सप्ताह में 3 बार ऐसा किया और सचमुच 1 सप्ताह के बाद ही मेधा के बालों से सारे जुएं गायब हो गए। अब ना तो मेधा अपना सर खुजाती और ना ही उसके सिर में दर्द रहता। अब उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। क्लास में कोई उसका मजाक भी नहीं उड़ाता था। मेधा इस बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई। मनीषा किसान रामशरण की बेटी थी। वो भोलापुर गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मनीषा के पिताजी रामशरण का अपना छोटा सा खेत था, जिसमें वो खेती करते और अपना अनाज साहूकार को बेचते थे। 11 साल की मनीषा अपने माता पिता के साथ खेती में उनकी मदद भी करती थी। तीनों की मेहनत के कारण उनके खेतों के अनाज काफी अच्छे होते थे। रामशरण का खेत तो काफी उपजाऊ है। अगर ये खेत मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। साहूकार रामशरण के खेत के कागजात पर धोखे से रामशरण का अंगूठा लगवा लेता है और खेत अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन जब रामशरण अपनी पत्नी चंदा और बेटी मनीषा के साथ अपने खेत पर काम करने जाता है तो साहूकार के आदमी उसे खेत में घुसने नहीं देते हैं। कहाँ घुसे जा रहे हो? अपने खेत में जा रहा हूँ, फसल बुआई करनी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये खेत अब साहूकार का है। तुमने खुद ये खेत उसके नाम किया है। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हो, तुम इस खेत में नहीं जा सकते। मालिक का हुक्म है। रामशरण समझ जाता है कि साहूकार ने उसका खेत हड़प लिया है। इसी तरह साहूकार ने गांव के और भी भोले भाले लोगों का खेत हड़प लिया था। गांव के लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे थाने में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन जब रामशरण थाने जाता है तो दरोगा साहब, साहूकार ने मेरे खेत धोखे से हड़प लिए हैं। मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दीजिए। मेरे और मेरे परिवार का गुजारा उसी खेत से चलता है। लेकिन साहूकार रसूखदार था और उसने दारोगा को उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करने के लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। तुमने अपनी मर्जी से अपना खेत साहूकार के नाम किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दरोगा रामशरण की बात भी नहीं सुनता है और रामशरण को धमकी देकर थाने से भगा देता है। रामशरण के साथ चंदा और मनीषा भी थाने गए थे। दरोगा की हरकत देखकर मनीषा को बहुत गुस्सा आता है। तीनों घर आ जाते हैं। तू खेत वापस कैसे लेगी बेटी? साहूकार बहुत रसूखदार है, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। पिताजी, जैसे दरोगा ने हमें हमारा खेत वापस नहीं दिलवाया, उसी तरह मैं भी दरोगा बनकर अपना खेत वापस लूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू खूब पढ़ना। रामशरण और चंदा घर चलाने के लिए दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। उस दिन से मनीषा दिन रात मेहनत करने लगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर रामशरण और चंदा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पढ़ाई के अलावा कभी कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं कहते थे। फिर भी स्कूल से आने के बाद मनीषा अपने माता पिता की मदद करने खेतों में जाया करती थी। बेटी, तू घर जाकर पढ़ाई कर, तुझे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं काम में आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो पैसे मेरी पढ़ाई में काम आएंगे। चंदा, हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। जो वो करना चाहती है उसे करने दो। चंदा अपने दोनों हाथों से मनीषा की बलाएं लेती है। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। खेत में माता पिता का हाथ बटाने के बाद मनीषा घर जाकर पढ़ाई करने लग जाती है। मनीषा पढ़ाई में इतना डूब जाती कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। मनीषा बेटी, खाना खा ले, सिर्फ पढ़ाई ही करती रहेगी क्या? खाना खाना बहुत जरूरी है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण खेतों में सिंचाई और बुआई का काम नहीं हो पा रहा था। चंदा, इस साल तो लगता है खेत सूखे ही पड़े रहेंगे। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है। हमारा गुजारा कैसे चलेगा जी?
हमारी तो रोजी रोटी ही खेतों में काम करने से मिलती है, फिर मनीषा की पढ़ाई कैसे होगी? माँ पिताजी, क्यों ना हम शहर चले, वहां हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटी, बुरे समय में गांव को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मुखिया जी भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम कर्ज में डूब जाएंगे। मनीषा ठीक कह रही है, हमें शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। लेकिन हम शहर में कहाँ रहेंगे? हमारे पास वहां रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरा चचेरा भाई लक्ष्मण वहां रहता है, हम पहले उसके घर चलेंगे, फिर कोई और ठिकाना और काम ढूंढ लेंगे। रामशरण, चंदा और मनीषा अपना सामान लेकर शहर आ जाते हैं। शहर में वे लोग चंदा के चचेरे भाई लक्ष्मण के घर जाते हैं। लक्ष्मण, हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। गांव में सूखा पड़ गया है, खेतों में काम नहीं है। ठीक है, मैं एक सेठ के घर पर काम करता हूँ, मैं उनसे बात करके आप दोनों को वहां काम दिला दूंगा। तब तक आप मेरे घर में आराम से रहो। लक्ष्मण अपने सेठ से बात करके चंदा और रामशरण को वहां काम दिला देता है। चंदा सेठ के घर में साफ सफाई और रामशरण बगीचे की देखभाल करने लगता है। रामशरण मनीषा का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा देता है। शहर आकर मनीषा बहुत खुश थी। माँ, शहर में रहकर मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगी। यहाँ के शिक्षकों और दूसरे बच्चों से मुझे ज्यादा सीखने को मिलता है। मेरी बच्ची, तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और अपना सपना पूरा कर। मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। धीरे धीरे मनीषा के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और मनीषा कॉलेज में दाखिला ले लेती है। मनीषा पढ़ने में काफी होनहार थी। शहर आकर उसने इंस्पेक्टर की पढ़ाई और परीक्षा के बारे में पता कर लिया था। उसने बीए की डिग्री भी प्राप्त कर ली और पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा। परीक्षा की तैयारी के लिए मनीषा शहर की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती। कुछ दिनों बाद परीक्षा की तारीख भी आ गई। बेटी, दही चीनी खाकर जा, ऐसा करने से सारे काम शुभ होते हैं। अच्छे से परीक्षा देना और बिल्कुल मत घबराना। हाँ। मनीषा चंदा और रामशरण के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और परीक्षा देने के लिए परीक्षा सेंटर पहुंच जाती है। मनीषा परीक्षा देकर घर वापस आ जाती है। परीक्षा कैसी रही बेटी? माँ, परीक्षा तो बहुत अच्छी रही, मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए। शाबाश मेरी बच्ची। और कुछ दिनों बाद अखबार में परीक्षा का परिणाम भी आ गया। माँ, पिताजी, इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया है। चंदा और रामशरण खुशी के मारे मनीषा को गले लगा लेते हैं। माँ, बस मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। वहां भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। मनीषा मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू में भी उत्तीर्ण हो जाती है और अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। इंस्पेक्टर की वर्दी में मनीषा घर आती है, जिसे देखकर चंदा और रामशरण फूले नहीं समाते हैं। रामशरण और चंदा बूढ़े हो चले थे। माँ, पिताजी, अब आप दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने गांव चलेंगे और साहूकार से अपनी जमीन वापस लेंगे और उस जमीन पर हम अपने मजदूर रखकर खेती करवाएंगे। मैं शहर में अपनी ड्यूटी करूंगी और आप दोनों हमारा खेत का काम देखना। रामशरण और चंदा गांव चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उन दोनों ने देखा कि साहूकार ने उनकी झोपड़ी की जमीन भी हड़प ली थी और वहां अपना नया घर बनवा रहा था। रामशरण शहर में मनीषा को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। आप वहीं रुको, मैं अभी आती हूं। रामशरण अपने पड़ोसी के घर में शरण ले लेता है। दूसरे दिन मनीषा गांव आती है और सीधा साहूकार के घर जाती है। साहूकार का गार्ड एक महिला इंस्पेक्टर को देखकर चौंक जाता है। जी, आप कौन? साहूकार को जल्दी बुलाओ, मेरे पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। गार्ड साहूकार को बुलाकर लाता है। कौन है आप? मुझे भूल गए? मैं रामशरण और चंदा की बेटी मनीषा हूं, जिसका खेत और घर तूने हड़प ली। अब चल थाने। मनीषा साहूकार के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे घसीटते हुए गाड़ी में बैठाती है और उसे थाने ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा खेत और जमीन दोनों वापस कर दूंगा। वापस तो तुझे करने ही पड़ेंगे, लेकिन गांव के दूसरे लोगों के खेत और जमीन जो तूने हड़पी है वो सब वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो धोखाधड़ी और जालसाजी के केस में तू जेल जाएगा। साहूकार हाथ जोड़कर बोलता है। मैं सबका खेत और जमीन वापस कर दूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन मनीषा साहूकार की एक नहीं सुनती और उसे जेल भेज देती है। साहूकार रामशरण के अलावा दूसरे ग्रामीणों के खेत और जमीन वापस कर देता है।
साहूकार को उसके किए की सजा मिल गई थी और मनीषा एक मेहनती और ईमानदार इंस्पेक्टर बन गई थी। गांव वाले मनीषा की बहुत इज्जत करते और उसे इंस्पेक्टर बिटिया कहकर बुलाने लगे। Please subscribe this channel.